मेरे YouTube चैनल पर आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं पार्टीशन कहानी, जो स्वयं प्रकाश की लिखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जो अपना एक अलग मुकाम रखती है। स्वयं प्रकाश के बारे में हम बोलें तो स्वयं प्रकाश किसी परिचय के मोहताज आज नहीं है। स्वयं प्रकाश की कई कहानियाँ ऐसी हैं जो अपनी एक अलग छाप छोड़ती है, जिसमें से एक कहानी है पार्टीशन। पार्टीशन कहानी ख़ास बात है जो इंसानियत के नज़रिए से देखने के लिए ज़रूरी है इसे पढ़ना। ये ऐसी कहानी है कि इसका भावार्थ पढ़ने के बाद आप इस कहानी को पढ़ना ज़रूर चाहेंगे और अवश्य आप सभी को एक बार ये कहानी पढ़नी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि इसके भावार्थ को कुछ शब्दों में समेट सकूं, तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी का भावार्थ। यह कहानी स्वयं प्रकाश की एक ऐसी कहानी है जो पूरी मानवता को झकझोर कर रख देती है। सच कहा जाए तो इस कहानी की गहराई ने स्वयं प्रकाश को ही प्रकाशित कर दिया। ईमानदारी और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सोचने वाले एक इंसान की यह कहानी है। ऐसा इंसान जिसने कभी भी देश या जातीयता को महत्व नहीं दिया, परंतु उसका दिल एक दिन टूट जाता है और विच्छिन्न हो जाता है। वह अपने आप पर विश्वास खो देता है, अपनी ईमानदारी, अपनी अभेदता पर, कि शायद वह ही गलत रास्ते पर था और अब उसे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है कुर्बान भाई के परिचय से, जो इस कहानी के मुख्य नायक हैं। लेखक कुर्बान भाई का परिचय इन शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, आप कुर्बान भाई को नहीं जानते। कुर्बान भाई इस कस्बे के सबसे शानदार शख्स हैं। आज़ाद चौक जो कस्बे का दिल है, यहीं कुर्बान भाई की किराने की दुकान है। हर वक्त यहाँ भीड़ लगी रहती है। जब भीड़ नहीं होती तो अकड़ू बैठकर कुछ लिखते रहते हैं। वाजिब दाम और वाजिब तौल पर शुद्ध चीज। जिस चीज़ से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी उसे कभी नहीं बेचेंगे। साफ साफ ग्राहकों को मना कर देंगे कि यह तेल मिलावट की आ गई है, इसे आप चाहे तो दिया बत्ती के लिए ले जाएं। यही वजह थी कि एक बार उनसे अगर कोई सामान ले जाता तो दोबारा कहीं और नहीं जाता। कुर्बान भाई का मतलब था उधार और भरोसा। हाँ, परंतु ध्यान रखने की बात ये थी कि अगर आप उनके पास से कोई सामान ले जाएं और अगर वह लिफाफा में ले जाए या किसी कागज़ के पुड़िये में बंधा हुआ हो, तो उस पुड़िया या लिफाफा को जरूर एक बार ध्यान से देख ले। हो सकता है उस पर कोई शेर व शायरी लिखी हो। लेखक का परिचय भी कुर्बान भाई से इसी शेर की वजह से हुआ था। कोई सामान ले आए थे, उस लिफाफे पर एक शेर थी, फकत पासे वफादारी है वरना कुछ नहीं मुश्किल, बुझा सकता हूँ अंगारे अभी आंखों में पानी है लेकिन। यह शेर ही वह बहाना बन गई। लेखक का परिचय कुर्बान भाई से हुआ। इतना जोश और जज्बात से भरा आदमी आज चार चार आने का सौदा तौल रहा है। इसकी भी एक कहानी है। एक समय था जब इनके पिता का लंबा चौड़ा कारोबार था। नौकर चाकर, गाड़ियाँ थी। बड़ा से बड़ा लीडर, शायर घर आकर ठहरते थे। यानी पूरी ठाट बाट थी, पैसे की कमी नहीं थी। उस समय कुर्बान भाई अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थे। भविष्य की चिंता करने की उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वे करते भी नहीं थे। बस इश्क, शायरी, होटल और ख्वाब यही जिंदगी का हिस्सा थे। परंतु तभी देश में पार्टीशन हो गया। सब जलकर खाक। सभी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। कुछ कत्ल कर दिए गए। पिता सदमे से चल बसे। नौकर पूंजी लेकर भाग गए। पर कुर्बान भाई ऐसे समय भी पाकिस्तान को अपना मुल्क दिल से ना अपना पाए और यहीं एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिरते रहे, पर पाकिस्तान नहीं गए। ठाट बाट की जिंदगी जीने वाले कुर्बान भाई, वे कोई काम जानते नहीं थे। उन्हें कोई काम नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से एक सेठ के यहाँ हिसाब किताब लिखने का काम करने लगे, लेकिन अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी, दयानतदारी, शराफत आदि दुर्गुणों के कारण निकाल दिए गए। वक्त की मार ने उन्हें इस तरह मारा कि गिरे तो गिरते चले गए। हर काम किया, पंक्चर बनाने से लेकर ताले, छतरियाँ ठीक करने तक, और फिरते फिरते यहाँ तक चले आए और एक भलमानुस ने उन्हें 50 रुपए दिए और उस 50 रुपए से उन्होंने माचिस, बीड़ी, सिगरेट, गोली, चॉकलेट
लेकर अपनी एक दुकान जमा ली। लेखक यहाँ कई बातों का जिक्र भी करते चलते हैं कि कुर्बान भाई के संघर्ष की दास्तान इतनी लंबी है कि कुछ शब्दों में उसे समेटना उनके उस संघर्ष के साथ नाइंसाफी होगी। परंतु कहानी को लिखने का लेखक का जो केंद्र बिंदु है वह कुछ और है। इसलिए सारी दास्तान को वे विस्तृत रूप में नहीं बताकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मशीनों की मार का भी उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है, जिसका प्रभाव आम मजदूरों के पेट पर सीधे सीधे पड़ रहा था। इस तरह कुर्बान भाई अब धीरे धीरे अपने अदब, ईमानदारी और तहजीब के कारण लोगों के बीच एक अपनी अलग पहचान बनाने लगे थे, एक अलग जगह बनाने लगे थे। अब उनके दुकान पर लोगों की मजलिसें जमने लगी। शेर व शायरी करने वाले लोग अब उनके पास आने लगे थे और ठहाकों का दौर चल पड़ा था। धीरे धीरे उनकी दुकान पढ़े लिखे लोगों का अड्डा बन गई। अध्यापक, लेखक, लेक्चरर सभी यहाँ आते और बोरियां बिछाकर मजलिसें जमती और ठहाके लगते। अब तो उनको साथ सहयोग करने में भी कोई पीछे नहीं हटता। उनकी दुकानदारी में अध्यापक, कभी लेक्चरर, कभी कोई बड़ा लेखक सहयोग करता हुआ नजर आता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती कि कोई अध्यापक कभी अगर मुल्तानी मिट्टी निकाल रहा हो और तौल रहा हो, या कोई पत्रकार और कोई सामान तौल रहा हो। परंतु बंटवारे के बाद जो बंटवारा असल में दिलों में हो चुका था, उस हालत में कुर्बान भाई जिस तरह से सब कुछ भूलकर फिर से मित्रों के साथ खो गए थे, जैसे जुम्मे को ही नमाज पढ़ने सिर्फ जाने लगना, मित्रों की मंडली में उठना बैठना, राजनीतिक सभाओं में भाग लेना, बड़े बड़े लेखकों कवियों से मिलना। परंतु दूसरी तरफ उनकी बिरादरी वाले उन्हें गाहे बेगाहे टोकते थे कि इन राजनीतिक सम्मेलनों में, सभाओं में मत जाओ, वरना खुद भी फंसोगे, हमें भी फंसाओगे। उन्हें राजनीति से दूर रहने को बोला जाता। पर अपनी धुन में ही खोए कुर्बान भाई कुछ समझ नहीं पाए कि दोनों ही बिरादरी वालों की आंखों में वे पूरी तरह चढ़ गए थे। और इसका नतीजा जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, जो हर विश्वास को, प्रेम को छिन्न भिन्न कर देने वाला था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि वकील उखचंद के गाड़ीवान ने जानबूझकर अपनी बैलगाड़ी को कुर्बान भाई के दुकान के सामने ऐसे लगा दिया कि कोई ग्राहक वहां तक ना जा पाता। यहाँ तक कि कुर्बान भाई खुद अपनी दुकान तक नहीं पहुंच पाते। कुर्बान भाई ने उससे कहा कि गाड़ी को किनारे लगा दो। इस बात पर उस गाड़ीवान ने जानबूझकर कुर्बान भाई के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उनका गिरेबान पकड़ लिया। तभी कचहरी से लौटता हुआ वकील उखचंद वहां से गुजरते हुए नौकर को आवाज देता है और पूछता है, क्या हुआ गोम्या? गोम्या बोला, महारे कुट्टे, यानी मुझे यह मार रहा है। वकील ने फिर पूछा, कौन? गोम्या ने कहा, ये मियों। ये क्या हुआ? वर्षों से जिस सम्मान को उन्होंने बनाया था, अपनी आत्मा को मार मार कर, हालात से समझौता कर हासिल किया था, वो ये था क्या? हर कुछ के बावजूद सिर्फ जात पात के भेदभाव के कारण कुछ भी नहीं, एक झटके में वे कुर्बान भाई से कुर्बान मियाँ हो गए। एक जाहिल ने ये कर दिया। एक बारगी वे सोचने लगे कि जाहिल वो है या मैं, जिसे ये नज़र नहीं आए कि असल में बंटवारे ने वो खाई पैदा कर दी है जो कभी भर नहीं सकती। इस घटना के बाद वकील गुम्या को ले गया और कुर्बान भाई की जैसे एक सदमे के कारण दांतें भिज गई थी, मुंह से झाग आ रहे थे। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने की भी कोशिश की, आश्वस्त करने की भी कोशिश की, परंतु लोगों को क्या मालूम कि कुर्बान भाई के भीतर क्या टूट गया, जिसे उन्होंने इतने बरस नहीं टूटने दिया था। इसके बाद सभी इकट्ठे हुए, बहुत से लोग आए, सभी ने मिलकर ये अपनी अपनी राय दी कि यह कुर्बान भाई के साथ ठीक नहीं हुआ, इसके खिलाफ हमें रिपोर्ट लिखानी चाहिए। सभी थाने की ओर चले, परंतु रास्ते में किसी को कुछ काम याद आ गया, किसी को कुछ काम याद आ गया, और थाने पहुंचते पहुंचते कोई भी नहीं बचा। कुछ मशक्कत के बाद स्थिति ऐसी आई कि रिपोर्ट भी नहीं लिखा जा सका, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि कुर्बान भाई की हैसियत उखचंद वकील के सामने क्या थी। इसके बाद शर्म के मारे कुछ लोग, जिनमें लेखक भी थे, उनसे थोड़ा कटे कटे रहने लगे,
क्योंकि कुर्बान भाई के लिए वे कुछ भी नहीं कर पाए। अब कुर्बान भाई अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखने लगे। जब भी लेखक या कोई और मित्र की तरह जो था उनके साथ, जिनके साथ वे हंसी ठिठोली करते थे, शेरो शायरी करते थे, जब उनके पास आता तो वे अपने आप को काम में और ज़्यादा व्यस्त कर लेते और इस तरह से कि उनकी पीठ उसके तरफ हो जाती। वे अंदर अंदर घुल रहे थे पर खुल नहीं रहे थे। एक दिन लेखक जब उनकी दुकान पर गए तो कुर्बान भाई किसी से कह रहे थे, अब क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं? कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि इस कहानी का जो अंत हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, परंतु और कुछ हो भी नहीं सकता था। अगर हो सकता था तो आगे पाठक तय करे कि क्या हो सकता था। और हम अंत देखते हैं। कई दिनों के बाद लेखक जब कुर्बान भाई की दुकान से गुजर रहे थे एक दोपहर, तो देखा दोपहर के समय वे अपनी दुकान में ताला लगा रहे थे और लतीफ़ भाई उनके साथ थे और फिर दोनों ने टोपी पहना और मस्जिद की ओर चल पड़े। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, कई प्रश्न चिन्ह छोड़कर कि क्या इसका अंत कुछ और भी हो सकता था। सबकी अपनी अपनी सोच है, सोचने का नज़रिया सबका अलग है, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग होती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो यह कहानी हर उस इंसान के दिल को कचोट कर रख देगी जो जाहिल नहीं है। तो फिर क्यों कुछ जाहिलों की बातों में आकर हम अपना रास्ता बदलें? ये थी कहानी का भावार्थ मेरी नज़र से। कहानी अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।